नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि क्रम चल रहा है आलखंड की कहानियों का। तो मैंने आपको जो है आल्हा उदल और मलखान के विवाह के बारे में जानकारी दी। आल्हा उदल ने अपने पिता का बदला कैसे लिया उसका भी आपको वर्णन बतलाया है। तो मित्रों, ये एक ऐसा खंड काव्य है जो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे की प्रक्रिया नहीं है, लगभग जीवन के 30 वर्षों का इतिहास है। और इसको बताने और सुनने में कुछ समय तो लगेगा ही, इसलिए जिनके पास समय ना हो वो लोग भले ही इसको मत देखें, और अगर देखें तो पूरा देखें जिससे उनको इसके बारे में जानकारी हो। अगर रुचि है तभी इस वीडियो में आगे बढ़ें, क्योंकि मैं इसमें केवल आल्हा उदल के विषय में ही बात करने वाला हूँ और आल्हा उदल के सिवा और कोई बात नहीं है। और जब आप आल्हा उदल को सुनेंगे तो आपको यहाँ की लोक संस्कृति और उनकी वीरता के बारे में पता चलेगा। तो मित्रों, अब मैं आप लोगों को ब्रह्मा के विवाह के बारे में बतलाऊंगा कि कैसे दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से यहाँ विवाह होता है उनके पुत्र ब्रह्मा का। ब्रह्मा के विवाह की शुरुआत होती है। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा दिल्ली की राजकुमारी बेला के बारे में। आप लोग श्रवण करें। पृथ्वीराज दिल्ली के राजा, जिसको जाने सकल जहान, कन्या जन्मी उनके घर में, तारा टूट गए आसमान। कन्या जन्मी रनवासों में, जब वहीं सुना पिथौरा राय, नीचे का दम नीचे रहेगा, ऊपर ले गए राम उठाए। सुर्खी उड़ गई है चेहरे के, और जल्दी गई बदन में छाए। जो लंबी जगह पर लय हो गई दिल में, धीर धरा ना जाए। बोला राजा जब ललकारा, और चौड़ा से कहा सुनाए। 7 कंपनी के मारे खो मुंशी जलहर के सरदार, बड़ी मुनासिब अब दिखे है कन्या देव जान से मार। यानी पृथ्वीराज चौहान के ये विचार हैं। वो अपने घर में कन्या का जन्म नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है। और ऐसा बहुत सारे क्षत्रिय वंशों में होता आया है कि अगर उनके घर में कन्या का जन्म हुआ है तो उन्होंने उसे आगे नहीं जीने दिया, जो राज परिवार थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे सामने तो संसार झुकता है, हम क्यों किसी के सामने झुकेंगे। तब वो अपने सेनापति चौड़िया राय को जो आदेश देते हैं कि जाओ, और चौड़ा जाता है जैसे ही, तो उस कन्या के सामने जब पहुंचता है तो वो कन्या जो है विकराल रूप में आ जाती है और कहती है, चौड़ा भाग जा मेरे सामने से, तुम कन्या के धोखे न रहना। मैं बेला हूँ और यहाँ अपना खप्पर भरने के लिए आई हूँ। तब जो है चौड़ा अपनी कटार छोड़ करके भागता है वहाँ से, और आकर के पृथ्वीराज के सामने खड़ा होता है। तो पृथ्वीराज कहते हैं, चौड़ा तुम क्यों भयभीत हो रहे हो। तब चौड़ा कहता है, महाराज वह कोई साधारण कन्या नहीं है, वो तो जो है भवानी का अवतार हुआ है। और जब ऐसी बात सुनते हैं पृथ्वीराज, तब वह बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जब अवतार ये दुर्गा का है तो इसको विवाहने वाला भी कोई साधारण नहीं होगा, अवतार कोट का ही व्यक्ति होगा। और फिर उसके जो है सारे संस्कार बड़े विधि विधान पूर्वक किए जाते हैं। यही कन्या आगे चलकर बेला के नाम से जानी जाती है। ब्राह्मणों ने उनको सारा वृत्तांत बता दिया था पृथ्वीराज को। इसका जब गौना होगा तब क्षत्रियों से
हीन दिखलाने लगेगी पृथ्वी, तब पृथ्वीराज के मन में थोड़ा सा दुख हुआ। और उसके बाद जैसे जैसे बेला बड़ी होती जा रही है, पृथ्वीराज सारी बातें भूलते चले जाते हैं। और जब वह 12 वर्ष की हो जाती है, उस समय उसकी संग की जो सहेलियां हैं वो कहती हैं, बेला क्या तुम्हारे पिता के पास में कुल की कमी है या धन की? और जो जीवन का आनंद ससुराल में है वो यहाँ पे नहीं है। चाहे आपको स्वर्ग में भी वास दे दिया जाए, लेकिन जो पति के घर का आनंद है उस आनंद का कोई जवाब नहीं है। ऐसी बातें सुनती है तो अपने जाकर के घर में किसी से कुछ नहीं कहती और सो जाती है। उसको लेकर उनकी बातें गूंजती रहती हैं। एक स्वप्न आता है, वो कहती है कि एकदम से चीख पड़ती है। तब माता आगमा आकर उसको समझाती हैं कि बेटा तुम क्यों रो रही हो, क्या हो गया? तब वो कहते हैं कि माँ मैंने अभी एक सपना देखा है, एक राजकुमार आया है, घोड़े पर बैठ करके ढाल तलवार लिए है और मेरा डोला लिए जा रहा है। बाबुल पिथौरा राज छूट गए, आप छूट गई, दास दासियां सभी छूटते चले जा रहे हैं, इसलिए मैं एकदम से रोने लगी। ऐसा कह करके बेला चुप हो जाती है। और माता अपने मन में ये विचार करती हैं कि अब कन्या विवाह के लायक हो गई है। वो तत्काल पृथ्वीराज चौहान को बुलाती हैं। पृथ्वीराज चौहान आते हैं, उनका यथोचित सम्मान करने के बाद उनसे कहती है कि महाराज अब आपकी सुता विवाह के लायक हो चुकी है और आप उन्हें किसी राजा के यहाँ उसका विवाह संबंध तय कर दें। तब पृथ्वीराज चौहान अपने जो है पंडित को बुला करके टीका लिखवाते हैं। टीका में वो लिखते हैं कि जो कुछ इच्छा हो मोहर असरफी चाहे खच्चरों में भरवा लेना, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। और वो अपनी शर्तों का जिक्र करते हैं अपने टीका में कि जब हमारे आप मेड़े पर आएंगे यानी हमारे दिल्ली के समीप आएंगे, तब वहाँ आपसे घमासान युद्ध होगा। उसके बाद में जो बारौठी की रस्म होती है वहाँ पर घमासान युद्ध होगा। इसके बाद में जब आप हमारे यहाँ द्वारचार के लिए यानी टीका के लिए आएंगे, तब 2 खूनी हाथी आपको हमारे दरवाजे पर मिलेंगे। और उन खूनी हाथियों को पछाड़ने के बाद जब आप कलश उतार देंगे उन खम्भों से, उसके बाद त्रिशूलों पर जो नाच जाएगा उस लड़के के साथ में हमारी कन्या का द्वारचार टीका होगा। और उसके बाद घमासान युद्ध मंडप में भी होगा। और जब इतनी बातें लिख देते हैं, पत्र देते हैं वो चौड़िया राय को, कहते हैं जाओ चामुंड राय, और सारे नगरों में जाना, बस एक नगर में न जाना, क्योंकि महुए में बनाफरों का निवास है। जात के ओछे हैं बनाफर जो अपना सर बेची का पैसा खाते हैं। यानी कि वो राजा नहीं थे, सेनापति थे, बस इसी बात का मलाल था उनको, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि महुआ में हमारा संबंध हो। तब चौड़ा और ताहार चल देते हैं। चौड़ा पालकी में बैठ जाता है जिसमें 16 कहार लगे हुए हैं, और ताहार अपने घोड़े पर बैठता है। ताहार के घोड़े का नाम था दलगंजन। वो गजराज सिंह के यहाँ कांसों में और बूंदी में, नैनागढ़ में, जादमा राय के यहाँ गौरीगढ़ में, गंगाधर के यहाँ आदि देशों में घूम आते हैं।
और जब कहीं कोई उनका टीका नहीं चढ़ाता तब वो जाते हैं राजा माहिल के पास। राजा माहिल उन्हें सलाह देते हैं कि आप कन्नौज चले जाएं, भारी राजा है कन्वजिया, वो आपका टीका जरूर चढ़ा लेंगे। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो महाराज जयचंद पत्र पढ़ते ही उस पत्र को वापस कर देते हैं कि हमको अपने लड़के को जो है मरवाना नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही तो लड़का है और अगर हम इस तरह की शर्तों को पूरा करवाएंगे तो उसके प्राण बचना मुश्किल है। तो वहाँ से फिर ताहर और चौड़ा वापस आने लगते हैं और रास्ते में ही मिल जाते हैं मलखान। मलखान कहते हैं कि ताहर किधर से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या बात है, क्यों चेहरा आपका मुरझाया हुआ है, आपका गोरा रंग सांवला हो गया है। तब ताहर कहते हैं मलखान, मैं अपनी बहन का टीका लेकर के बावनगढ़ में बेचारा आया हूँ, लेकिन कहीं मुझे लड़का नहीं मिला हमारे जोड़ का। तब मलखान कहते हैं चिंता ना करो, मेरे साथ चलो। और वो बिना कुछ कहे ताहर साथ में चल देता है। और जब नगर दिखाई देने लगता है तब ताहर पूछता है, भैया ये कौन सा नगर है और आप मुझे कहाँ ले आए हैं। इसका अर्थ था कि वो मलखान से परिचित था, लेकिन महोबा नगर को उसने कभी देखा नहीं था। तब मलखान बतलाता है कि ये महोबा है, यहाँ राजा परमार का राज्य है और उनके ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा से आपकी बहन की हम लगन करा रहे हैं। इतना सुनकर के ताहर ने जलकर जवाब दिया कि आप मुझे कहाँ ओछे घर में ले आए, यहाँ बनाफर रहते हैं जो ओछी जात के हैं और हमारे दादा ने हमको मना किया है कि हमको बनाफरों के यहाँ संबंध नहीं करना है। तब मलखान कहता है, अब दोबारा ओछी जात ना कह देना, नहीं तो मुंह में तलवार ठांस दूंगा और मैं जो है मलखान हूँ। इस तरीके से वो धमकाते हैं और उनको एक तरीके से कैद करके अपनी जो है देख रेख में ले लेते हैं और जाते हैं महाराज परमाल के पास उस पत्र को लेकर के। परमाल जैसे ही वो पत्र पढ़ते हैं तो उनकी घिघी बन जाती है, मुंह से शब्द नहीं निकलता, बेहोशी जैसी अवस्था आ जाती है। लेकिन मलखान भी अपनी जिद के पक्के थे। वो जाते हैं महारानी मल्ला के पास और कहते हैं, माता मैंने जो है ताहर को वचन दे दिया है, तो आप इस विवाह की आज्ञा दे दें। तब मल्ला भी कहती हैं, बेटा ये दिल्ली सहज मिलने वाली नहीं है और क्यों ना पूरा कुनबा नसाए देते हो, लेकिन मलखान की जिद के आगे किसी की नहीं चलती है। और मलखान ताहर को बुला करके ब्रह्मजीत को वो टीका चढ़ा देते हैं और उसमें जो समय शायद बतलाई जाती है उसके अनुसार आने के लिए वादा कर देते हैं और यहाँ से ताहर और चौड़ा को विदा कर देते हैं। शेष आपको अगले वीडियो में बतलाएंगे। मित्रों, ये एक वीर काव्य है जिसको पढ़ने मात्र से भुजाएं फड़कने लगती थी। इसलिए मैं ये जानता हूँ कि जो है अगर आप सुनते हैं तो आपके अंदर निश्चय ही अपने देश के प्रति प्रेम है और यानी कि अपनी मातृभूमि से लगाव रखते हैं, अपने पूर्वजों की गौरव गाथा को सुनते हैं। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट के द्वारा सूचित जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मुझे सहयोग दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अभी तक बने रहे। नमस्कार।